दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल ज्ञान गंगा में एक नई वीडियो सीरीज और लेकर आया हूं मैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। जैसे इससे पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड के वन्य जीव विहार पढ़े थे और आज मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क। तो राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव विहार ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में आता ही आता है। देखो, याद तो संख्याओं में याद सभी को होता है, लेकिन जो उनके अंदर का जो फैक्ट होता है वो सदैव ही प्रश्न बन करके आता है और हमें कंफ्यूज कर जाता है। तो अभी की जो समस्या बताएं, उत्तराखंड में कई बच्चों को यह लग रहा है कि शायद ये एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, या कई बच्चों ने अपनी तैयारी स्थगित कर दी है। तो मैं बता दूं कि उत्तराखंड के जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जैसे पुलिस का हो गया है या फॉरेस्ट गार्ड, ज़्यादातर बच्चों ने ये भरा था, पटवारी लेखपाल हो गया है। यानी वीडियो का तो अभी हम फिक्स नहीं कह सकते, लेकिन वो पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड या पुलिस का ये तत्काल इसके बाद होने ही वाले हैं, क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से ये भर्तियां नहीं रोक सकती है। हाँ, कुछ विलंब हो सकता है लेकिन नहीं रोक सकते हैं। अभी तो सरकार ने ये कर दिया कि जो पहले यूके ट्रिपल एससी के पास था, अब वो यूके पीएससी को दे दिया है। अब यूके पीएससी ये बचे हुए एग्जाम्स करवाएगा। तो ये कंफर्म है कि पेपर ने तो होना ही है। तो आप ये करेंगे कि अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। देखो, पढ़ने से अगर आपके पास अगर अभी टाइम है तो ज़रूर पढ़ें। वैसे यदि अगर पुलिस का एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर के आसपास हो जाना था तो हमारी अधूरी तैयारी में हम उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाते। तो ये तो अच्छा मौका है, हमें तैयारी करनी चाहिए और एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारे पास उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान, और ये राष्ट्रीय उद्यान चित्र के माध्यम से भी समझेंगे और फैक्ट बेस से भी समझेंगे। मैं ज़्यादातर ऑन द बोर्ड पहले लिख करके लाता हूँ। इससे होता यह है कि समय की भी बचत हो जाती है और कम समय में आपको अधिक नॉलेज भी मिल जाता है। और साथ ही साथ हम इस क्लास को ख़त्म होने के बाद इस बोर्ड की स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं। यानी एक ही बोर्ड में संपूर्ण नॉलेज आपको मिल जाती है। और यहाँ लिखने से होता यह है कि समय अधिक लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए शॉर्ट किया गया है ताकि आप लोग चित्र के माध्यम से बेस्ट तरीके से याद भी रख सकें और जितने भी फैक्ट होते हैं इसमें वो सभी चीज़ एक वीडियो में हम कवर कर पाएँ। तो ये वाला मेथड आपको कैसा लगता है कमेंट करके भी बताएं। और आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। देखो, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जब बात करें तो संख्या तो मात्र 6 है, और उसके लिए भी ट्रिक है। 5 उंगलियों में या 6 उंगलियों में हम गिनती करके याद रख सकते हैं, ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं है। सिर्फ इसमें यह होता है कि यदि सन पूछ दे कौन से सन में कौन से राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। लेकिन यहाँ देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है कि फूलों का राजा गंगो देवी। देखो, फूलों का राजा गंगो देवी 6 क्लियर होगी। एक सार में क्लियर कर दिया हमने कि फूलों का राजा गंगो देवी। अब फूलों का मतलब हो जाता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हो गया का मतलब कार्बे राष्ट्रीय उद्यान, राजा का मतलब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंग का मतलब हो गया गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गो का मतलब गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और देवी का मतलब है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से कौन किस जनपद में है ये हम आगे आकर के डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इनका ईयर भी देख लें। उत्तराखंड का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बे राष्ट्रीय उद्यान बना था। ये केवल उत्तराखंड का पहला नहीं है, बल्कि ये एशिया का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कौन सा? कार्बे राष्ट्रीय उद्यान। फिर बात करें दूसरे क्रम में 1936 के बाद 1980 में बना है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। उसके बाद बने हैं फूलों की घाटी और नंदा देवी 1982, दोनों एक साथ बने हैं। फिर बात करें राजाजी 1983 में बना, और 1990 में बना है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी उत्तराखंड का सबसे बड़ा भी है। इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं मैपिंग पर। यहाँ आप देख लीजिए 6 के 6 चित्र में दर्शा रखे हैं। जैसे पहला है गंगोत्री, और गंगोत्री पहला नंबर इसलिए दिया है क्योंकि ये राज्य का सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। अब पहले की बात करें सबसे पुराना या सबसे पहले कौन से स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था कार्बे राष्ट्रीय उद्यान।
आप चित्र में देख लीजिए, जनपद के अनुसार कौन कहां पर बना हुआ है ये स्पष्ट दिख रहा है। तो गिनती करो, यदि पहला ये है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हमारे पास आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि दूसरे क्रम का सबसे बड़ा है। तीसरे की बात करें तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तीसरे क्रम का बड़ा है, ये चमोली में है। और ये जो राजाजी है ये 3 जनपदों में है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, तीनों जनपद इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद चौथे की बात करें तो चौथा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये पौड़ी तथा नैनीताल 2 जनपदों में फैला हुआ है। उसके बाद पांचवे की बात करें तो ये है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उत्तरकाशी में। उसके बाद बात करें छठवां, तो छठवां फूलों की घाटी है। क्षेत्रफल के आधार पर यदि देखें तो जो फूलों की घाटी है ये सबसे छोटा है उत्तराखंड में, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के आधार पर। स्थापना के हिसाब से यदि हम कहें तो स्थापना में सबसे पहला कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे लास्ट यदि बात करें तो यही गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे लास्ट में स्थापित किया गया था। ये तो होगी मोटी मोटी जानकारी विशेषकर। इसके बाद हम इनकी थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं, इनसे रिलेटेड क्या विशेष है इन राष्ट्रीय उद्यानों में। देखो, राष्ट्रीय उद्यान एक सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें कि आम लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है। इसमें जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है, साथ ही साथ प्राकृतिक पर्यावरण को भी सुरक्षा दी जाती है। अब बात करते हैं एक एक करके। ट्रिक में पहला है हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एक बहुत चर्चित पर्यटन स्थल है जहां पर असंख्य फूल यहाँ पाए जाते हैं, हजारों प्रकार के फूल पुष्प यहाँ पाए जाते हैं। यह चमोली जनपद में है, और चमोली जनपद में भी नर तथा गंधमादन पर्वत के बीच में है। याद रखें कौन से पर्वत, नर तथा गंधमादन 2 पर्वतों के बीच में एक घाटी है जहां से एक पुष्पावती नदी भी निकलती है, और पुष्पावती नदी घाटी में ही यह फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान बसा हुआ है। देखो, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हो चुकी थी, और ये ऐसा उद्यान है जिस उद्यान को कि 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर भी घोषित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये डेट भी आप याद रखें। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, और पुलिस जैसे परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि 2005 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में इसे रखा था। ये हो गया 2005। अब बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है, और मैंने बताया कि यह क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है, और राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ यहां से मैंने बताया कि एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है पुष्पावती नदी। यदि हम बात करें इसके खोज की तो कहा जाता है कि इसकी खोज एक ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइल ने 1931 में की थी, जब वह कामेट पर्वत से लौट करके बद्रीनाथ की ओर जा रहा था। तब वह रास्ता भटक करके फूलों की घाटी में चले गए थे। उसके बाद उन्होंने वहां पर देखा कि यार बहुत रमणीय स्थल है। जैसे ही बादल छटे तो उन्होंने ये फूलों के पूरे बगीचे देखे। अब इस फूलों के बगीचे को उन्होंने बड़ा निहार करके उसे अपने स्मृति पटल पर ले जा करके जैसे ही वो अपने देश लौटे, उन्होंने इस फूलों की घाटी पर वैली ऑफ फ्लावर एक बुक भी प्रकाशित की थी। तो वैली ऑफ फ्लावर बुक की वजह से ही इस क्षेत्र को फूलों की घाटी कहा गया है। और यहाँ से वह फ्रैंक जो इस्माइल था, यह फ्रैंक इस्माइल 250 प्रकार के पुष्पों का बीज यहाँ से लेकर के भी गया था। ये हमें याद रखना होगा। साथ ही साथ यदि बात करें इस फूलों की घाटी को क्या सच में फ्रैंक इस्माइल ने खोजा या पहले से यह था, दरअसल यह बहुत पहले से यहाँ पर था। इसका वर्णन भारतीय साहित्य ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथ जैसे स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है, और स्कंद पुराण में इस क्षेत्र को नंद कानन के नाम से जाना गया है। ये आप इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। ये सीधा प्रश्न आता है कि स्कंद पुराण में फूलों की घाटी का क्या नाम मिलता है, तो यह नाम है नंद कानन। और उसके बाद ये स्कंद पुराण के अलावा यदि हम बात करें महाकवि कालिदास, जिन्हें कि संस्कृत का शेक्सपियर भी कहते हैं, इन महाकवि कालिदास ने भी
अपनी एक पुस्तक लिखी मेघदूत, और मेघदूत में इस फूलों की घाटी का वर्णन किया और इसका नाम दिया अलकावन। तो अंग्रेज ने 1931 में इसकी खोज की और इससे पहले स्कंद पुराण जैसे ग्रंथ में इसका नाम वर्णित था। तो पहले से इसका नाम तो था, अंग्रेज ने खोज की इसलिए फूलों की घाटी कहा गया, जबकि इसका नाम मूल रूप से अगर हम कहें नंदकानन वन भी है, क्योंकि यह नंदकानन वन या अलका वन जिसे हम कह रहे हैं, यह बहुत अधिक प्रकार के पुष्प एवं औषधीय जड़ी बूटियों से सुसज्जित क्षेत्र है। अभी बात करते हैं कि फूलों की घाटी को अन्य किस किस नाम से जानते हैं। तो इसके अन्य नाम है भ्योडार पार्क, क्योंकि फूलों की घाटी से नीचे एक भ्योडार नामक गांव है, भ्योडार घाटी है, और भ्योडार घाटी भ्योडार गांव के नाम से इसको भ्योडार पार्क भी कहा जाता है। अन्य नाम की बात करें तो बैकुंठ भी इस क्षेत्र को कहा जाता है और पुष्पावली भी इस क्षेत्र को कहा जाता है। अब पुष्प रसा भी इसका नाम है। तो कई नामों से जाना जाता है फूलों की घाटी को। ये हो गया है इस फूलों की घाटी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण फैक्चुअल क्वेश्चन। आप इनको एक एक करके नोट भी करें, इतना ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतने से आप उत्तराखंड के किसी भी लेवल का एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो बात होगी फूलों की घाटी। फूलों की घाटी बहुत खास था, इसलिए हमने इसे जान लिया है। अब ट्रिक के आधार पर यदि देखें तो दूसरा हमारे पास है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहां पर होगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये है नैनीताल, ये है पौड़ी। पौड़ी और नैनीताल दोनों जनपदों में फैला हुआ है। यदि बात करें ज्यादा क्षेत्रफल कौन से जनपद में है, तो ज्यादा क्षेत्रफल पौड़ी में है। पौड़ी में 312 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है तथा 208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है नैनीताल में है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें 8 अगस्त 1936, याद रखें डेट सहित 8 अगस्त 1936। यदि मैं 8 अगस्त की बात करूं तो 8 अगस्त को राज्य में टीलो रौतेली जी का जन्म भी हुआ था 8 अगस्त 1661। तो 8 अगस्त को प्रतिवर्ष टीलो रौतेली वीरांगना सम्मान भी दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसलिए 8 अगस्त डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और स्थापना हुई थी 1936 में। यदि इसकी बात करें तो 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और जब इसकी प्रथम बार स्थापना की गई थी तब एक हेली नामक ब्रिटिश अंग्रेज के द्वारा करवाई गई थी और हेली राष्ट्रीय पार्क इसका नाम दिया गया था। यानी हेली राष्ट्रीय पार्क आज कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत ने रामगंगा राष्ट्रीय पार्क इसका नाम दिया। वह इसलिए दिया क्योंकि यहीं से ही उत्तराखंड की एक प्रमुख नदी जो यहाँ पौड़ी से निकलती है, रामगंगा पश्चिमी, इसी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य क्षेत्र से बहती है, इसलिए उसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय पार्क रख दिया था। उसके पश्चात यहाँ पर एक इस राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा करने वाले एक ब्रिटिश होते थे, ब्रिटिश मूल के, जिनका नाम था जिम कार्बेट। वो इसकी सुरक्षा करते थे, देखभाल करते थे। और उसके बाद 1957 में जिम कार्बेट के नाम से कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। जैसे ही जिम कार्बेट की मृत्यु हुई उसके पश्चात उनके नाम से इस क्षेत्र को जाना गया। तो आज के दौर में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे जाना जाता है और यह एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी था। और एशिया का राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ यदि मैं बात करूं इस बीच में क्या क्या है, तो यहां से मैंने बताया कि रामगंगा पश्चिमी नदी भी निकलती है और साथ ही साथ इसके अंदर एक दून भी है, पाटली दून। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि पाटली दून यदि कहाँ है, प्रश्न आए तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है। और यह रामगंगा किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से होकर के बहती है। कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि रामगंगा के नदी घाटी क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछ सकता है, उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब कुछ बात यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है, वह कौन सी इम्पोर्टेंट है, देखिए कि 1 नवंबर 1973 को भारत का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया गया। 1 नवंबर 1973 को भारत का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसमें बाघों की सुरक्षा के लिए एक अभियान चलाया गया। और आज भी उत्तराखंड की बात करें तो सबसे अधिक टाइगर इसी रिजर्व में पाए जाते हैं, यानी इसी उद्यान में पाए जाते हैं।
तो टाइगर प्रोजेक्ट भारत में पहली बार कहां चला गया? यहां कार्बी राष्ट्रीय उद्यान इस क्षेत्र में, और यह है कहां? नैनीताल और पौड़ी में। 2012 में 500 मीटर क्षेत्रफल में, यानी इसके बाहर 500 मीटर एरिया में साइलेंट जोन घोषित किया गया है। साइलेंट जोन का मतलब जहां पर कि किसी भी व्यक्ति का आवागमन आना जाना प्रतिबंधित किया गया है, साइलेंट जोन घोषित कर दिया है। 2013 में एक चीज याद रखें, बहुत खास है, 2013 में 118 सदस्यों के साथ STPF स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की भी स्थापना की गई है। बहुत ज्यादा खास प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जाता है 101%। आप गारंटी ले लो कि STPF ये पूछा ही पूछा जाना है। ऐसा नहीं कि STF, एक STF आजकल न्यूज में बहुत चल रहा है, जो कि उत्तराखंड के परीक्षाओं में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, स्पेशल टास्क फोर्स। तो स्पेशल टास्क फोर्स तो पुलिस से रिलेटेड है, लेकिन ये STPF है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ये हमें याद रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक दुनिया का एक पहला ब्लॉगर और सबसे प्रचलित ब्लॉगर जिनका नाम था बेयर ग्रिल्स, और बेयर ग्रिल्स तथा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने यहाँ पर मैन वर्सेज वाइल्ड नाम से यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया था 2019 में, और बेयर ग्रिल्स यहाँ पर आए थे। वह वीडियो आपने न्यूज़ में भी देखी होगी, काफ़ी प्रचलित हुआ था। तो इसी हिसाब से यदि बात करें तो कार्बी राष्ट्रीय उद्यान, इसी के कारण अभी वर्तमान में सबसे अधिक पर्यटकों का आवागमन इसी उद्यान में होता है, ये उद्यान। तो ये एक प्रकृति तथा पशु प्रेमी को रिलेटेड यहाँ पर एक इन्होंने मैन वर्सेज वाइल्ड, बेयर ग्रिल्स और मोदी जी के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम करवाया गया था 2019 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर इस टाइगर प्रोजेक्ट का, यानी इस कार्बी राष्ट्रीय उद्यान का। तो ये हो गया हमारा कार्बी राष्ट्रीय उद्यान। दो राष्ट्रीय उद्यान, एक फूलों की घाटी और एक कार्बी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से प्रश्न गारंटेड है, बनते ही बनते हैं। ये फैक्ट आप सीधा स्क्रीनशॉट करके भी याद रख सकते हैं, वैसे ही देख करके याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट। उसके बाद यदि बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा। अब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? देखो, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पौड़ी में, देहरादून में और हरिद्वार, 3 जनपदों में फैला हुआ है। और ये जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में स्थापना की गई थी और 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यदि बात करें इस राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की, तो पहले यह मोतीचूर, राजाजी और चिल्ला 3 वन्यजीव विहार इसमें शामिल किए गए हैं। यानी पहले मोतीचूर वन्यजीव विहार, राजाजी वन्यजीव विहार और चिल्ला वन्यजीव विहार, इन तीनों वन्यजीव विहारों को मिला करके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। पहले मैंने बताया विहार थे, वन्यजीव विहार, अब इसको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। ये हमें याद रखना होगा, 3 इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और 20 अप्रैल 2015 को उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया है। और पहला टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? कार्बी राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा कौन सा हो गया है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड का द्वितीय टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये याद रखें, ये करंट अफेयर समझ लो। यहाँ ये करंट अफेयर है, यहाँ ये करंट अफेयर है। हमने इतिहास से लेकर करंट अफेयर तक सभी टॉपिक इसके क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान चक्रवर्ती श्रीराज गोपालाचारी के नाम से रखा गया है। तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, और भारत में भारतीय मूल के जो व्यक्ति प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। अब आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, आप बताएं कि श्रीराज गोपालाचारी जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में आकर दीजिएगा। उसके बाद अगली बात करते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा है, और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई थी। यानी अभी तक का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान भी हम इसे कहेंगे। अगर सन वाइज अगर हम देखें तो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे बड़ा भी है,
सबसे बड़ा और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। इसमें कई प्रकार के जीव जंतु संरक्षित किए जाते हैं, जैसे बरल हो गया है, या हिरण हो गया है, या घुड़ड काकड़ हो गए हैं, कई प्रकार के। और यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स भी होते हैं, कई प्रकार के जीव जंतु। इन्हीं सभी में जीव जंतु ही होते हैं और जीव जंतु के साथ प्रकृति का भी संरक्षण किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 में बना था और 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखें कि इस गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो संचालन होता है वो राजाजी राष्ट्रीय पार्क देहरादून के द्वारा ही संचालित होता है। यानी इसका और इसका एक साथ संचालन होता है। मतलब आप समझिए कि गोविंद उद्यान का जो हेड ऑफिस है वो भी देहरादून में ही है। तो ये उत्तराखंड का एक दुर्भाग्य भी है, जहां पार्क बना रखा है वहां कोई संचालन नहीं होता है और उसका संचालन देहरादून से हो रहा है। और उसके बाद अंतिम में बच जाता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान 1982 में बनाया गया था और 1982 में ही फूलों की घाटी भी बनाया गया है और उसके साथ 624.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसी नंदा देवी के नाम से ही 1988 में पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर इन 3 क्षेत्रों के पर्यावरण को देखते हुए नंदा देवी बायोस्फीयर भी बनाया गया है, यानी नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। और यह नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1988 में ही यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित भी किया गया था। और उत्तराखंड में विश्व विरासत की यदि बात करें इन पार्कों में तो एक नंदा देवी बायोस्फीयर है और एक फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो फूलों की घाटी के लिए याद रखें 14 जुलाई 2005 बहुत खास हो जाएगा। जिसका बर्थ डेट या बर्थ ईयर इसके आसपास रहता है तो उसे याद हो जाता है। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। इसके अलावा भी अतिरिक्त है कुछ कस्तूरी मृग अभ्यारण्य है, वो भी हम पढ़ेंगे और उसके साथ ही साथ नंदा देवी बायोस्फीयर कुछ डिटेल इसकी भी देख लेंगे अन्य वीडियो में किसी अन्य चैप्टर के साथ। ये हो गए हमारे राष्ट्रीय उद्यान। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में आकर के जरूर बताएगा। एक इंपॉर्टेंट जानकारी और बताता हूं, वह है यहाँ पीलीभीत को लेकर के। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। तो पीलीभीत की यदि बात करें तो यहाँ पर एक सुरई टाइगर रिजर्व 2018 में बनाया गया है, सुरई टाइगर रिजर्व। अब सुरई टाइगर रिजर्व हम इसे उत्तराखंड में नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र में बनाया गया है। तो यह उत्तर प्रदेश द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। पीलीभीत तथा उधमसिंह नगर के मध्य बनाया गया है एक बफर जोन का मतलब 2 क्षेत्रों के मध्य का क्षेत्र हो गया। तो ये पीलीभीत वाला भी आप याद रखें, सुरई टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के साथ हमारा कौन सा एक टाइगर रिजर्व है, तो पीलीभीत का सुरई टाइगर रिजर्व जो कि 2018 में स्थापित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसे हम उत्तराखंड में नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित किया जाता है और उत्तर प्रदेश के ही साथ है। तो उत्तराखंड का थोड़ा सा एरिया इसमें आ जाता है। उसके बाद मूलतः बात करें तो उत्तराखंड में मात्र 6 ही राष्ट्रीय उद्यान है। ये हो गया आज का हमारा वीडियो। इसके बाद अगली वीडियो हमारी कुछ इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होगी। आप हमारी वीडियो में लगातार बने रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, या कई लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इतनी नाइंसाफी तो ना करें, क्योंकि यदि आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा। आपके साथ साथ आपके भाई बहन भी यदि इस जानकारी को प्राप्त कर सकें तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा। देखो ये सभी चीज़ें किताबों में होती है, लेकिन उसके साथ एक क्लास के हिसाब से यदि आप पढ़ें तो याद करने में आसानी होती है। फिर किताबों में लेंथी होता है और हमें आजकल चाहिए शॉर्टकट। तो शॉर्टकट का तरीका यही है, शॉर्ट मेथड के हिसाब से और उत्तराखंड के जनपदों के हिसाब से भी हम याद करें। तो पुलिस में इतना ही पूछा जाएगा और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। 101% है कि आप मेरी वीडियो में आकर के पुलिस के एग्जाम के बाद कहोगे कि सर जो आपने बताया था वही यहाँ आकर के प्रश्न बन गया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।